हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का क्लास है हम लोगों का खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। एग्रीकल्चर के इस टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे मृदा जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात किया, फिर उर्वरक से संबंधित चीज़ों को देखा, उर्वरक और खाद को। अब मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को भी सॉइल वाले चैप्टर में ही शामिल किया गया है। और ये टॉपिक दोनों चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर भी और बायो। इस पर जब एग्रीकल्चर नहीं जुड़ा था तो इस टॉपिक से बायो सेक्शन पर 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में एसीएफ के, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक बातों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन जो है हिंदी में बोला जाए तो ये क्या होता है? खनिज पोषण, इसकी बात करते हैं। खनिज पोषण, चूंकि कोई भी पादप है, पादप मतलब प्लांट, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है एवं इन न्यूट्रिशन को प्लांट सामान्यतः वायुमंडल से एवं मृदा से अर्थात मिट्टी से ग्रहण करता है। वायुमंडल से ग्रहण करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनको प्लांट वायुमंडल से ग्रहण करता है और इनके अलावा अन्य जितने भी हैं उन सबको ये मृदा से ग्रहण करता है। ऐसे देखा जाता है कि शुरुआत में ये पाया गया कि लगभग 30 से लेकर 60 प्रकार के जो मिनरल होते हैं, 30 to 60 टाइप्स ऑफ मिनरल प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, जरूरी पाया जाता था। बाद में यह देखा गया कि इस 30 से 60 प्रकार के मिनरल्स जो प्लांट के लिए आवश्यक हैं, इनमें से केवल और केवल 16 जो मिनरल होते हैं, 16 मिनरल ये होते हैं हम लोगों के एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो 16 प्रकार के खनिज पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, मगर जब जरूरत इतने की है, अलग अलग प्लांट के लिए वेरी कर सकता है, किसी को 30, किसी को 35, किसी को 25, अलग अलग हिसाब से उनको मिनरल की आवश्यकता होती है, मगर आउट ऑफ 30 और आउट ऑफ 16 जो मिनरल है, 16 जो मिनरल होते हैं ये एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये मिनरल आवश्यक क्यों होते हैं, इनके बारे में या इनके आवश्यक होने का क्राइटेरिया क्या है, या किस आधार पर यह बोला गया कि ये 16 मिनरल जो है आवश्यक हैं, और यदि ये 16 मिनरल प्लांट को ना मिले तो उस स्थिति में प्लांट के साथ प्लांट के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मिनरल के बारे में, आवश्यक पोषक तत्वों के पहचान के संबंध में 1939 में 1939 में 2 वैज्ञानिक आर्नन एंड स्टाउट, इन दोनों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इन पॉइंट्स को निकाला। आर्नन और स्टाउट इन दोनों ने अध्ययन किया चीजों का, पोषक तत्व के बारे में, एवं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या किया इन्होंने निकाला। इनने एक कंडीशन निकाला, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, इस नाम से। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या था? तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मतलब कि आवश्यकता की कसौटी, किन आधार पर हम बोलेंगे कि ये पोषक तत्व आवश्यक है? आवश्यकता की कसौटी। आवश्यकता की कसौटी में 3 बिंदु दिए गए। पहला बिंदु यह था कि ऐसे तत्व की कमी होने से पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाता। मतलब यह है कि इन तत्वों की कमी से पौधे जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते। यह पहला बिंदु हुआ आवश्यकता की कसौटी में। अर्थात इन पोषक तत्वों में से कोई भी पोषक तत्व को यदि कम किया जाए, कोई भी पोषक तत्व को यदि हटाया जाए तो पौधे अपने जीवन चक्र को संपूर्ण या पूरा नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है, दूसरा महत्वपूर्ण है कि ऐसे तत्व की कमी को उसी तत्व की पूर्ति करके ही दूर की जा सकती है। ऐसे तत्व की कमी को
उसी तत्व की पूर्ति कर दूर किया जा सकता है। यह दूसरा बिंदु था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में प्राप्त हुआ था कि ऐसे तत्व का प्रत्यक्ष प्रभाव, ऐसे जो भी तत्व हैं, इन तत्वों का प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे पर होता है एवं पौधे के पोषण और उपापचय में यह प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है। अर्थात जो भी पौधे पर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, इसके द्वारा ही क्या होता है, कंप्लीट होता है। अर्थात यदि ये 16 आवश्यक तत्व न रहे तो पौधे का जीवन चक्र कंप्लीट नहीं हो सकता। इन तत्वों की कमी को किसी दूसरे तत्व से हम पूर्ति नहीं कर सकते और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो जब कभी भी पौधे की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा तो पौधे की वृद्धि सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को दूर करने के लिए ही क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को लाया गया एवं इस बात को बताया गया कि जब पौधे के पास या किसी भी पौधे को ये 16 जब खनिज तत्वों की पूर्ति होगी तो ये तीनों चीजों की कमी उसको किसी भी स्थिति में नहीं होगी। तो ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के आधार पर ही कुछ पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्वों का दर्जा दिया गया। अब ये बात आती है कि आवश्यक पोषक तत्व जो 16 हैं, ये 16 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, और ये जो 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं इनके अलावा और कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को सर्वाधिक होती है। तो हम ये देखते हैं इस पर 16 जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो क्या है। 16 जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो ऐसा है, आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व में जो 16 तत्व चाहिए वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कितने हो गए यहाँ, 9, 3 3 6 3 9 हो गए। इनके अलावा और कौन कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, जिंक। इनके अलावा है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। देखिए 9 ये हुए, 9 3 12, 12 और 4 16, ये 16 पोषक तत्व है। इन 16 पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिनरल तत्व नहीं कहा जाता। ये जो है ये नॉन मिनरल है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनको अवशोषण कहां से करता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अर्थात वायुमंडल से इन चीजों को ग्रहण करते हैं। कौन, पौधे जो हैं। बाकी एनपीके से लेकर पूरे क्लोरीन तक ये मिनरल हैं। तो इन मिनरल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लेकर पूरा यहां तक को देखा जाए तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। और ये जो 7 हैं ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये जो पूरे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एन, पी और के को प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट।
तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि जितने भी देखिए जो 16 तत्व हैं, 16 तत्व में कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये जो 9 हैं, ये 9 के 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट में ऊपर के 3 नॉन मिनरल है, बाकी नीचे के जो 6 हैं ये मिनरल है। अब इस मिनरल में जिनकी सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहलाते हैं या प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है हम लोगों का कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। अदर जो थिंग्स हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो बताया गया था, जो क्राइटेरिया की हमने बात की, क्राइटेरिया में सेकेंड पॉइंट 2 की बात करोगे। पॉइंट 2 में क्या लिखा गया था कि इन पोषक तत्व की कमी को सिर्फ इन्हीं पोषक तत्वों से हम पूर्ति कर सकते हैं और किसी दूसरे पोषक तत्व से पूर्ति नहीं कर सकते। मगर पॉइंट 2 में यह बात को बोला गया था, किंतु बाद में यह चीज सिद्ध हुआ कि मॉलिब्डेनम की जैसे कमी हो रही है, मॉलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम से कंप्लीट किया जा सकता है। क्लोरीन की कमी हो रही है तो उसको ब्रोमीन से कमी दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से पोटेशियम को रुबिडियम से दूर किया जा सकता है। यदि पोटेशियम की कमी है तो रुबिडियम डाल के यूज किया जा सकता है। एवं लास्ट वन कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी को स्ट्रोंशियम से दूर किया जा सकता है। कैल्शियम की कमी को स्ट्रोंशियम से दूर किया जा सकता है। तो ये माना गया कि ये जो तत्व हैं, ये तत्व भी इन आवश्यक तत्वों के स्थान को ले सकते हैं। और पॉइंट 2 को क्या किया गया? गलत सिद्ध किया गया। तो इनमें ये जो आवश्यक जो चीजें हैं, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनकी कमी को सिर्फ इसी से ही दूर नहीं कर सकते। इनकी कमी को हम वेनेडियम, ब्रोमीन, रुबिडियम या स्ट्रोंशियम की पूर्ति करके भी इनकी कमी को दूर किया जा सकता है। पहला बिंदु यहां आया। दूसरा पॉइंट यह आया कि सोडियम जो है, सोडियम का नाम देखिए इसमें कहीं भी नहीं है, मगर यह पाया गया कि सोडियम जो है, जैसे कई फसल होते हैं, चुकंदर है, सलजम है, गाजर है, इनके उत्पादन को बढ़ाता है। अतः सोडियम को किसानों के लिए आवश्यक माना जा सकता था। सोडियम तत्व को आवश्यक माना जाना तथा आर्नन का जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में पॉइंट 2 का असफल होना या फेल होना, इस कमी को देखते हुए अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है, लॉन्ग स्टैंड इंस्टीट्यूट, वहां के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट निकोलस ने 1961 में क्रियाशील पोषक तत्व इन शब्द का प्रयोग किया। अर्थात यह था कि ये जो एसेंशियल थे, अब उसने क्या कर दिया? फंक्शनल एलिमेंट जैसे शब्द की अवधारणा दी। फंक्शनल एलिमेंट शब्द की अवधारणा दी। यह अवधारणा किसने दी थी? यूएसए के निकोलस ने दी थी। कब आया यह अवधारणा? 1961 में। क्यों आया? क्योंकि आवश्यक तत्व आवश्यक होते हैं, उनके अलावा आवश्यक तत्व जो रहते हैं वो मूल रूप से फंक्शनल एलिमेंट होते हैं, कार्यात्मक तत्व होते हैं, क्रियात्मक तत्व होते हैं। अर्थात उनकी उपस्थिति से पौधे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं और उन जो तत्व हैं, उन तत्व की कमी या अधिकता पौधे की कार्य प्रणाली को सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तत्वों को उसने क्या बोला? फंक्शनल एलिमेंट बोला। मगर अब उसने फंक्शनल एलिमेंट में क्या किया? फंक्शनल एलिमेंट में उनने ये बोला कि जितने 16 एसेंशियल तत्व थे, इनके अलावा 4 और तत्वों को फंक्शनल डाला: कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम एंड सिलिकॉन। कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और वन मोर है सोडियम। ये इतने जो 4 तत्व हैं, 16 आवश्यक तत्व हमको यहां दिख गए। इन 16 आवश्यक तत्वों के अलावा कोबाल्ट हो गया, वेनेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और सोडियम हो गया। इन चारों को उसने क्या माना? इनके साथ
फंक्शनल एलिमेंट माना, मतलब ये 16 तो फंक्शनल एलिमेंट हैं ही और 16 आवश्यक तत्व भी हैं, मगर ये 4 फंक्शनल एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, बट ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ये आवश्यक तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से फंक्शनल एलिमेंट की संख्या कुल कितनी हो जाती है? फंक्शनल एलिमेंट का कुल जो संख्या है वो कितना हो गया? 20 हो गया। बहुत समय के बाद में निकल को भी आवश्यक तत्व माना जाने लगा, तो निकल को भी क्या ले लिया गया? आवश्यक तत्व की श्रेणी में गिना जाने लगा। तो आवश्यक तत्व कहीं कहीं पर यदि 17 लिखा रहता है तो उसमें निकल को क्या किया जाता है? ऐड किया गया है, मगर ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। तो आवश्यक पोषक तत्व की संख्या यदि पूछी जाए तो उस स्थिति में हमें आवश्यक पोषक तत्व को सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 होती है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी ये आवश्यक पोषक तत्व हैं, इन आवश्यक पोषक तत्व को हम कुछ इस प्रकार से भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, इनकी घुलनशीलता के आधार पर, इनकी मोबिलिटी के आधार पर। तो मोबिलिटी के आधार पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो इन आवश्यक पोषक तत्वों का डिफरेंशिएशन मोबिलिटी के आधार पर किस तरीके से होता है? जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, मोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं और इमोबाइल होते हैं। अर्थात पहला जो है मोबाइल अर्थात गतिशील मोबाइल न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है लेस मोबाइल और तीसरा होते हैं इमोबाइल। तो ये हमारे पास 3 जो है वो क्या दे दिए गए हैं? 3 प्रकार से इनको क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है कि गतिशील पोषक तत्व किसको कहा जाता है या मोबाइल न्यूट्रिएंट किनसे कहते हैं? ऐसे पोषक तत्व अत्यधिक घुलनशील होते हैं तथा क्ले कॉम्प्लेक्स पर अधिशोषित नहीं होते। अर्थात मोबाइल का सिंपल सा मीनिंग है कि ये बहुत जल्दी घुलनशील हो जाता है और घुलनशील होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूवमेंट बहुत फास्ट करते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज और क्लोरीन। नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज और क्लोरीन, ये जो है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब बहुत जल्दी क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। कम गतिशील में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन का अमोनिया का रूप, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। नाइट्रोजन का अमोनिया का जो रूप होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड वन मोर थिंग दैट इज कॉपर। तो ये जो रहते हैं ये लेस मोबाइल होते हैं। और ई मोबाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे पोषक तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं और मिट्टी में ही देखो अधिक क्रियाशील होते हैं, मगर ये अगतिशील है, इमोबाइल है, अर्थात एक जगह पर जम जाते हैं एवं ये वहीं से अपने पूरे रिएक्शंस या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और मिट्टी में ही स्थिर हो जाते हैं। तो ये कौन से हैं हम लोग के पास में? फास्फोरस है और जिंक है। मूल रूप से देखा जाए तो हाइड्रोजन, फास्फोरस, जिंक, इन चीज़ों को देखा जाए तो। अब मोबाइल में यदि बोले हम, मोबाइल मतलब अत्यधिक गतिशील में, तो हाईली मोबाइल जो होते हैं वो NPK होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हाईली मोबाइल होते हैं। हाईली मतलब कि बहुत तीव्र गतिशील होते हैं, हाईली मोबाइल है। मतलब मोबाइल तो बाकी भी हैं, मगर सबसे तेज मोबिलिटी यदि किसी की है तो वह है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। मोबिलिटी का मतलब है कि ये पोषक तत्व जल में घुलते ही क्या होते हैं? अपना स्थान परिवर्तन बहुत तेजी से करते हैं, या ये कहा जाए कि पौधे उनको बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेजी से पहुंचते हैं। मॉडरेट में जिंक है। जिंक की जब हम बात करते हैं, ये जिंक की जब हम बात करते हैं तो जिंक जो है ये मॉडरेट है, मॉडरेट मोबाइल। मॉडरेट मतलब क्या होता है? मध्यम रूप से गतिशील है। ई मोबाइल की बात करेंगे तो कैल्शियम और बोरॉन है। यहाँ कैल्शियम हो गया और यहाँ बोरॉन हो गया, ये दोनों के दोनों ई मोबाइल है। ई मोबाइल का तात्पर्य यह है कि ये अगतिशील होते हैं, एक ही जगह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। तो अब बाकी जो बच गए वो लेस मोबाइल है।
लेस मोबाइल मतलब कम गतिशील हैं, इस प्रकार से। अब आवश्यक पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण को तो मैंने यहीं पर कर दिया है कि मूल पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों मूल पोषक तत्व कहलाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आप बात करोगे तो ये मूल पोषक तत्व है। मूल मतलब कि क्या है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स है। बेसिक न्यूट्रिएंट के बाद वृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये आते हैं वृहद पोषक तत्व में। अर्थात मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखा जाए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने CHO को भी ले लिया था। CHO तो है ही, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, मगर मूल रूप से जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा जाए तो आप कितने को लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये इतने जो कंटेंट है ये हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट में काउंट होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो ये जो 7 जो कंटेंट जो हमारे पास दिख रहे हैं, निकल को हम अभी छोड़ देते हैं, तो ये जो कंटेंट जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये कंटेंट हमारे क्या कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इतने प्रकार की चीजें हैं। अब देखिए किसी पोषक तत्व को मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोला गया, उसका रीजन ये है कि क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट और पौधों के जो याइल्ड होते हैं उनके बीच एक छोटा सा क्या है, कर्व होता है। ये कर्व बताता है कि किसी न्यूट्रिएंट को माइक्रो क्यों बोला जाता है और किसी न्यूट्रिएंट को मैक्रो क्यों बोला गया। तो वो उसे हम इस प्रकार से ग्राफ से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमें ग्राफ दे दिया। ये ग्राफ में याइल्ड जो पॉइंट है y, याइल्ड मतलब हो गया ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और ये उसके क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो देखिए क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्रोथ भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्रोथ भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये अलग बात होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जब एक्सेस हो जाएगी उसके बाद ही उसका ग्रोथ क्या होगा, थोड़ा सा डीके होगा। इसका मतलब यह है कि पौधों को जो आवश्यक तत्व चाहिए होता है, आवश्यक तत्व भी एक मात्रा में चाहिए रहता है, एक लिमिट में चाहिए रहता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो जब मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाओगे तो ग्रोथ भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटी एक थ्रेशोल्ड लेवल तक ही चाहिए, एक कटअप पॉइंट तक चाहिए। उससे ज्यादा यदि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो पौधे में उसका निगेटिव इफेक्ट आएगा, उसका ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा या उसका डीके होना चालू हो जाएगा, उसमें सड़न या गलने की प्रक्रिया उसमें चालू हो जाएगी। मगर ये सिर्फ कब आता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आएगा। मगर माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की खासियत ये ऐसी है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जब हम देते हैं इस प्रकार से तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो उनका ग्रोथ क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और एक लिमिट के बाद जब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उनका ग्रोथ क्या होना चालू हो जाता है, डीके होना चालू हो जाता है। तो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का कर्व यही है। ये जो रेड कलर की जो लाइंस दिख रहे हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के कंडीशन को बताता है, और ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट को बता रहा है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कम इसलिए, इसकी कमी इसलिए चाहिए रहती है क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए। एक ये जो सेक्शन इसका जो दिख रहा है इसमें केवल और केवल इसमें ये जो हिस्सा दिख रहा है यही इसका मेन पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इससे कम रहेगा तो भी ग्रोथ नहीं होगा, और इस लेवल से ज्यादा होगा तो भी ग्रोथ नहीं होगा। ये कंडीशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इसे याइल्ड कर्व के नाम से जाना जाता है। इसी ग्राफ को यदि हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं तो इस ग्राफ में कुछ अलग अलग हमारे पास क्या रहते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स के आधार पर हम क्या करते हैं, इन ग्राफ को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। ये इस प्रकार से ग्राफ बना है, ये क्वांटिटी को लेकर है और ये इसके याइल्ड को लेकर है। अब एक एक बिंदु पर देखते हैं।
ये जो पॉइंट रहता है ये हम लोगों के किस चीज़ को बताता है, लो कंसंट्रेशन अमाउंट को बता रहा है। इधर जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोगों के किस कंसंट्रेशन अमाउंट को बताता है, हाई कंसंट्रेशन अमाउंट को बता रहा है। अर्थात जो न्यूट्रिएंट है चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को बता रहा है। एक समय के बाद में क्या होता है, जब क्वांटिटी लो रहता है, यहाँ तक लो है, इसके बाद जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं इसका ग्रोथ भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। क्वांटिटी को बढ़ाते गए एक रेंज ऐसे पहुंचेंगे हम, एक इस पॉइंट पर हम पहुंचेंगे जिस पॉइंट पर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। और ये जो सफिशिएंट रेंज जो है, अर्थात इस रेंज से नीचे यदि रहेगा इसका मतलब कमी है भी न्यूट्रिएंट की, और इस रेंज से ऊपर होगा इसका मतलब कि सफिशिएंट रेंज है, अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट्स क्या है मौजूद है, इसको बताएगा। फिर क्या होता है, हाई के अमाउंट को थोड़ा और बढ़ा, यदि हम क्वांटिटी थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ग्रोथ और बढ़ते जाएगा अपने लिमिट तक। और क्वांटिटी के अमाउंट को जब बिल्कुल हाई हम रख देते हैं इस पॉइंट तक, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक भी यदि हमने न्यूट्रिएंट्स को दिया तो पौधा क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट की अधिकता को क्या कर लेगा, स्वीकार करेगा। मगर इससे ज़्यादा यदि आप न्यूट्रिएंट दोगे तो वो पौधे में क्या है, जहर का काम करना चालू कर देगा। तो इसके आधार पर इनको क्या किया गया है, अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है। ये जो कंडीशन है ये वो कंडीशन रहता है जिसमें पोषक तत्व की कमी है मगर वो कमी उसके वृद्धि में दिखाई नहीं दे रही है हमें, तो इसको बोला जाता है हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है इस रेंज को। ये जो रेंज होता है ये रेंज हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न भूख, इसका मतलब यह है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है मगर वो कमी को हम पौधे के बाहर से नहीं देख पाते हैं, अंदर में उसकी कमी जरूर है, और जब उसको न्यूट्रिएंट्स दोगे वो न्यूट्रिएंट को एक्सेप्ट करेगा और बिल्कुल ग्रोथ करते जाएगा। तो ये जो रेंज रहता है इस पॉइंट से, इस लो रेंज से लेकर ये जो सफिशिएंट रेंज है यहाँ तक का हिस्सा हम लोग का हिडन हंगर कहलाता है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है डिफिशियंसी थ्रेशोल्ड। डिफिशियंसी थ्रेशोल्ड, डिफिशियंसी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि ये वो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ये वो कट ऑफ पॉइंट है जिससे कम यदि आप पोषक तत्व दोगे तो पौधे की वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी, और इसके बाद यदि पोषक तत्व दोगे तो उसमें कोई भी डिफिशियंसी अर्थात कमी नहीं होगी। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है सफिशियंसी थ्रेशोल्ड। सफिशियंसी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, यहां तक बिल्कुल सफिशिएंट पोषक तत्व मिल चुका है, इससे कम भी यदि रहेगा पोषक तत्व तो भी पौधे क्या रहेंगे, बहुत अच्छे अवस्था में रहेंगे। मगर इस पॉइंट से यदि ज्यादा हम पोषक तत्व दे देंगे तो ये जो रेंज है ये रेंज पर क्या हो जाएगा, उस पर पौधे में जहर आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है टॉक्सिसिटी रेंज कहते हैं। एवं ये जो मिड का जो रेंज है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, इस रेंज को बोला जाता है सफिशिएंट रेंज। सफिशिएंट रेंज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पोषक तत्व के जो कंडीशन है उन कंडीशन को हम इस ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में ये दिया गया है कि यहाँ इस पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो पोषक तत्व की मात्रा क्या है, बिल्कुल शून्य है। यहाँ से यहाँ तक भी दिए तो पोषक तत्व की मात्रा कम है। इस पॉइंट से जैसे पोषक तत्व को बढ़ाए इसमें ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से होना चालू हो गया। अब ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ हुआ 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 इस पॉइंट तक यदि हम पहुँचते हैं, मतलब यह है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक पोषक तत्व की कमी थी पौधे में, मगर जैसे जैसे पोषक तत्व दे रहे हैं वैसे वैसा ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, मगर पोषक तत्व की कमी अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब पोषक तत्व की कमी दूर नहीं हुई है। इसलिए इस रेंज को क्या बोला जाता है, हिडन हंगर रेंज के नाम से जाना जाता है। हिडन मतलब होता है प्रच्छन्न अर्थात छुपा हुआ, हंगर मतलब होता है भूख। ये वो रेंज होता है हिडन हंगर जिसमें पौधों को पोषक तत्व की कमी होती है, मगर आप पौधे को देखोगे ना तो उससे पता नहीं चलेगा कि इस पौधे को किसी पोषक तत्व की कमी है। तत्पश्चात जब हम इस रेंज पर पहुंचते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद जब पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है तो पौधे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इस रेंज से इस रेंज तक को सफिशिएंट रेंज कहते हैं, मतलब इस बीच में पोषक तत्व की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, पौधे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर पोषक तत्व की मात्रा को एक रेंज से जब हम ज्यादा देंगे, देखिए इस पीक पॉइंट से जब ज्यादा पोषक तत्व देंगे तो
पौधे में क्या हो जाएगा, उसके ग्रोथ में फिर कमी आनी चालू हो जाएगी। मगर एक रेंज से ज़्यादा यदि आपने उनको सप्लाई दिया, वैसे ही क्या होगा, वो सफिशिएंट थ्रेशोल्ड को जैसे ही पार करेगा तो वो जितने भी, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, वो पौधे में जहर के रूप में काम करेगा और पौधे को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए उसको टॉक्सिसिटी रेंज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस ग्राफ को देखकर, ये जो यील्ड कर्व कहलाता है, इस कर्व को देखकर, इस कर्व का नाम है यील्ड कर्व या ग्रोथ कर्व, यील्ड कर्व के नाम से जाना जाता है। तो इस कर्व को देखकर आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पोषक तत्व की मात्रा किस प्रकार से आवश्यक होती है करके। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व की भूमिका। पोषक तत्व की भूमिका, इसका मतलब क्या है, महत्व, या उनके जो मूल रूप से देखा जाए कि अलग अलग जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्व के कार्य प्रणाली क्या है, प्लांट्स में ये मूल रूप से क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ना ही मेन है कि ये पोषक तत्व हम पढ़ तो रहे हैं, तो इन पोषक तत्वों में मैक्रो जो न्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे मूल रूप से, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उन मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है या उनकी उपस्थिति से क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। इन चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन देखते जाएंगे। तो इनमें जो भी पोषक तत्व हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। पहला जो हम पॉइंट्स इसमें देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये क्या काम करते हैं, ये मूल रूप से देखा जाए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। किसका, प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये देखा जाए तो पूरे प्लांट में 96% जो एरिया होता है, 96% जो पार्ट होता है पूरे के पूरे प्लांट का, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना रहता है। जिनमें से कार्बन 45% होता है, ऑक्सीजन 45% रहता है, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6% होता है। तो ये इस प्रकार से इसके संगठन को बताया गया है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो वायुमंडल से जो प्राप्त होते हैं, जिसको हम खनिज पोषण नहीं कहते, मगर ये आवश्यक पोषक तत्व है। खनिज इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये मिट्टी के खनिज से प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मगर ये वायुमंडल से प्राप्त होते हैं और इनका मूल काम होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए देखना कि जो भी आपके जो भी प्लांट होता है, चाहे उसकी पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे फल फूल हो, उनमें हम उनको ऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन जो संगठक जो होता है उसका, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण चीज वो है नाइट्रोजन। पहला तो हमने देख लिया इसके बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अवशोषण किस रूप में करते हैं, नाइट्रोजन का अवशोषण होता है दोनों पॉजिटिव और निगेटिव आयन के रूप में। पॉजिटिव आयन के रूप में NH4+ के रूप में ग्रहण करता है, और निगेटिव आयन की बात करेंगे तो ये NO3- के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो मूल द्रव्य में उपस्थित नहीं होता। नाइट्रोजन के बारे में आप देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा तत्व है जो मूल द्रव्य में उपस्थित नहीं होते हैं। मृदा में इसकी उपलब्धता कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि के द्वारा होता है। यह पौधों में गहरा हरा रंग प्रदान करता है। इसका महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पौधों के जो गहरा हरा रंग है वो नाइट्रोजन में होता है। जितने भी प्रोटीन, एमिनो एसिड्स हैं वो सब किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन के द्वारा फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन फसलों के रस और गुणवत्ता को उत्पन्न करता है। पत्तेदार सब्जी फसल की गुणवत्ता को ये प्रभावित करते हैं। ये नाइट्रोजन के बारे में था। इनकी कमी से कैसा दिखाई देता है या कमी से क्या इफेक्ट होता है, हम उसको डिफिशियंसी सिम्टम में देखेंगे। मगर नाइट्रोजन को जो मूल जो चीज है, हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को ये दो रूपों में ग्रहण करते हैं, NH4+ के रूप में और NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पौधे के तना हो गया, पत्ती हो गया, उसमें गहरा हरा रंग उत्पन्न करने का काम करता है।
पूरे पौधे में प्रोटीन जो संश्लेषण होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो नाइट्रोजन के कारण ही होता है। प्रोटीन हो चाहे एमिनो एसिड्स हो, अमोनिया है, ये सब एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होते हैं और ये जो एमिनो अम्ल है यही प्रोटीन बनाते हैं। फसल की गुणवत्ता, उसमें मौजूद जो भी रस होते हैं उन सब की गुणवत्ता को कौन प्रभावित करता है? नाइट्रोजन प्रभावित करता है। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में आवश्यक है पौधे को? 1 से 5% तक। तो नाइट्रोजन की जब आवश्यकता की बात करेंगे तो ये लगभग 1 से 5% तक पौधे को आवश्यक होता है। ये नाइट्रोजन का काम हुआ। दूसरा जब हम बात करते हैं तो वह है फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस क्या होता है कि फास्फोरस को 3 रूप में क्या करता है? पौधे ग्रहण करते हैं। यदि मृदा का 3 रूप है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और अधिक क्षारीय मृदा, ठीक है। तो अम्लीय मृदा में H3PO4 के रूप में यह ग्रहण करता है, H3PO4- के रूप में। कम क्षारीय मृदा में HPO4 के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। और अधिक क्षारीय में केवल PO4 के रूप में ये ग्रहण करता है। ये ग्रहण करता है एसिडिक सॉइल पर, ये लो बेसिक सॉइल पर इस रूप में ग्रहण करता है, और हाई बेसिक सॉइल पर अर्थात ज्यादा जो क्षारीय जो होते हैं मिट्टी, तो फास्फोरस जो रहता है वो इस प्रकार के फॉस्फेट आयन के रूप में उसे ग्रहण करता है। यह एकमात्र तत्व है जिसकी कमी होने से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, इसलिए इसे जीवन की कुंजी कहते हैं। तो देखिए, फास्फोरस को क्या नाम से जाना जाता है? जीवन की कुंजी। क्यों जीवन को कुंजी कहा जाता है? क्योंकि यदि फास्फोरस नहीं रहेगा तो पौधे अपने जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिर यह जड़ की वृद्धि को रेगुलेट करता है या संचालित करता है। नाइट्रोजन जैसे फसल की गुणवत्ता अर्थात जड़ के ऊपर के हिस्से की बात करता है, तो ये जो रहता है ये जड़ की गुणवत्ता की बात करता है। अर्थात एक पौधा है, ये मिट्टी वाला एरिया हुआ, ये जड़ वाले हिस्से हो गए, और ये उसका जड़ के ऊपर का हिस्सा हुआ। तो जड़ वाले हिस्से का रेगुलेशन फास्फोरस करता है, और जड़ से ऊपर जो मिट्टी से ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसका रेगुलेशन पूरा का पूरा दायित्व किसका ऊपर रहता है? नाइट्रोजन के ऊपर होता है। इसलिए इसको यह जड़ की वृद्धि में मूल रूप से क्या करता है? कार्य करता है। यह जड़ की गुणवत्ता, या हम ये कह सकते हैं यह जड़ में क्या करता है? गांठ बनाता है, और जड़ में जो गांठ बनता है उस गांठ में ही राइजोबियम बैक्टीरिया का निवास होता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। मतलब देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया की जड़ में उपस्थिति जरूरी है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ में कहां मौजूद होगा? जड़ में मौजूद छोटे छोटे जो गांठ बने रहते हैं, नोड्स बने होते हैं, उनमें मौजूद होगा। मगर वो नोड बनाने का काम कौन करता है? नोड बनाने का काम करता है फास्फोरस। फास्फोरस की अधिकता कभी कभी सूक्ष्म तत्व आयरन और जिंक की कमी उत्पन्न करता है। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि फास्फोरस की मात्रा यदि अधिक हो जाएगी तो वो पौधे में आयरन और जिंक की कमी कर सकता है। फास्फोरस की मात्रा कितनी चाहिए पौधे पर? फास्फोरस की मात्रा 0.1 से 0.4% तक रिक्वायरमेंट होता है। 0.1 से 0.4% तक इसकी रिक्वायरमेंट होती है फास्फोरस के। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, इट इज अबाउट पोटेशियम के। पोटेशियम जो रहता है, यह जैसे बाकी तत्व थे, ये मुख्य पादप कोशिका जो रहते हैं उनका ये अभिन्न अंग नहीं है। यह पौधों के कोशिका रस में घोल के रूप में पाया जाता है। तो पहला जो चीज है, ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ये पोटेशियम जो है प्योर पोटेशियम आयन के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। पोटेशियम का जो ग्रहण करने का जो वे है, अर्थात किस केमिकल के रूप में उसको लिया जाता है, तो पोटेशियम को K+ आयन के रूप में ही लिया जाता है। इसका ग्रहण करने का जो तरीका है पोटेशियम आयन के रूप में, ये मौजूद कहाँ रहता है? ये मौजूद रहता है कोशिका रस में घुली हुई अवस्था में मौजूद रहती है। यह नाइट्रोजन की अधिकता से उत्पन्न हानिकारक प्रभाव को कम करता है। देखिए,
नाइट्रोजन अधिक होगा तो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होगा, तो उस हानिकारक प्रभाव को कम कौन करता है? पोटेशियम करता है। यह तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता, तंबाकू पत्ती की गुणवत्ता पहला चीज। दूसरा जो बात है, रेशेदार पौधों की गुणवत्ता, रेशे की गुणवत्ता, फल की गुणवत्ता आदि को नियंत्रित करता है, भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसका मूल फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन और स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, स्टोमेटल रेगुलेशन या स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं हम इसे, स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करता है, स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करता है। स्टोमेटल मूवमेंट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? स्टोमेटा किसको कहा जाता है? पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, और रंध्र को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। तो दिन के समय ये जो स्टोमेटा जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो छिद्र को इस प्रकार से ओपन करना, बंद करना, ओपन करना, बंद करना, ये किस तत्व के द्वारा पूरा किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा। ये क्वेश्चन, ये जो है ये स्टोमेटल मूवमेंट के ऊपर, ये क्वेश्चन आपके ACF 2016 पर पूछा जा चुका है कि पत्तियों में उपस्थित छिद्र को बंद करने और खोलने का जो कार्य है वो किस तत्व के द्वारा होता है? पोटेशियम के द्वारा होता है। तो जब ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इसका मतलब यह है वाष्पीकरण की क्रिया भी उसी से होती है। ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं वो होता है कि पौधों में जब वाष्पीकरण होगा अच्छे तरीके से, तो पत्तों से जब वाष्पीकरण अच्छे तरीके से होगा तब पौधे जड़ से, जमीन से जल को क्या करेंगे? ऊपर की ओर खींचेंगे। पोटेशियम के अलग अलग रोल के रूप में इनके नामकरण किया गया है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, इसे रूट बूस्टर कहा जाता है। पोटेशियम के नाम क्या क्या है? इसका नाम है ट्रैफिक पुलिसमैन, इसे बोला जाता है रूट बूस्टर। सभी हो सकता है नाम से पूछा जाए, रूट बूस्टर के रूप में किसको जाना जाता है? तो पोटेशियम को जाना जाता है। स्टॉक स्ट्रेंथनर, स्टॉक स्ट्रेंथनर इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो भी खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा है उस ऊर्जा की स्टॉक को ये क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, इसलिए स्टॉक स्ट्रेंथनर बोलते हैं। फूड फॉर्मर, शुगर एंड स्टार्च ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। इसको ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसपोर्टर। ये फूड फार्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसे करके इनके क्या है? अलग अलग इसके नाम है। प्रोटीन बिल्डर है, ब्रीदिंग रेगुलेटर है, वाटर स्ट्रेचर के रूप में काम करता है, और डिसीज रिटार्डर, अर्थात यह है कि पौधे में रोग को ये नहीं होने देता। यह पोटेशियम का कार्य होता है। पोटेशियम की मात्रा पौधे में 1 से 5% तक होती है। 1 से लेकर 5% तक पोटेशियम की आवश्यकता होती है। तो ये पोटेशियम के बारे में हुआ। पोटेशियम के पश्चात आता है कैल्शियम के बारे में, चौथा। कैल्शियम जो है ये क्या करता है? यह सेल वॉल के बीच में ये लैमेला के रूप में उपस्थित होता है। यह कोशिका में टर्जिडिटी उत्पन्न करता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो कैल्शियम जो है ये देखा जाए तो ये सेल वॉल के मिडल लैमेला में उपस्थित होता है। ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। सेल डिवीजन पर इसका मुख्य कार्य रहता है। रूट टिप्स के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। रूट टिप्स
के वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम की मात्रा 0.2 से 1% तक आवश्यक होती है। 0.2 से लेकर 1% तक कैल्शियम जरूरी होता है। मैग्नीशियम, यह क्लोरोफिल, क्रोमोसोम, 5वां नंबर है किसके बारे में? मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है? ये क्लोरोफिल का क्या करता है? क्लोरोफिल जो है इसका महत्वपूर्ण अवयव है क्रोमोसोम, पॉलीराइजोम का अभिन्न अंग होता है। क्लोरोफिल के साथ क्रोमोसोम इसका अभिन्न अंग होता है। पौधों में विशेष तिलहनी फसल के बीज निर्माण में फास्फोरस का वाहक होता है। ये मेन क्या करता है? फास्फोरस का ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज पर? बीज निर्माण हेतु। हमें सिर्फ इसके फंक्शन को देखना है। यह तेल और वसा के निर्माण में सहायक होता है। यह भी महत्वपूर्ण चीज है। तेल वसा निर्माण में सहायक। तो ये हम क्या देख रहे हैं? ये सभी एक कंटेंट हैं, मतलब ये उसके फंक्शन के बारे में बात की जा रही है कि कैल्शियम क्या कार्य कर रहा है, मैग्नीशियम का क्या कर रहा है, पोटेशियम का क्या है, फास्फोरस का क्या है, नाइट्रोजन का क्या है। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज बच गया है 6वें नंबर पर, और वो है सल्फर के बारे में कि सल्फर का क्या कार्य होता है। सल्फर यह कुछ एमिनो एसिड जैसे मिथियोनाइन, सिस्टीन, विटामिन जैसे ग्लूटाथियोन, इन सब का संरचनात्मक अवयव होता है। अर्थात इसको देखा जाए तो ये एमिनो एसिड, प्रोटीन, इनका संरचनात्मक अवयव है। संरचनात्मक अवयव अर्थात उनमें यह मौजूद होता है। यह सुगंधित यौगिकों से संबंधित होता है तथा एक तरह का सुगंध, खुशबू, जैसे हर चीज में अलग अलग प्रकार का महक जो आता है, तो वो खुशबू आने का काम किसके कारण होता है? सल्फर के कारण होता है। जैसे गुलाब का फूल, उसकी खुशबू अलग है, चमेली फूल की खुशबू अलग है। हर प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनसे एक विशेष प्रकार का जो स्मेल आता है, तो वो सब प्रकार के स्मेल आने का मूल जो कारण होता है वो कारण होता है सल्फर। पादप प्रोटीन की अपेक्षा जंतु प्रोटीन में सल्फर अधिक होता है। इस चीज को भी ध्यान रख लेंगे। प्रोटीन जो हमें किससे मिलता है? जंतु से मिलता है, तो उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। और सल्फर की मात्रा एक पौधे में 0.1 से 0.4% तक चाहिए रहता है। सल्फर की मात्रा 0.1 से 0.4% तक चाहिए। एवं ऊपर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की मात्रा भी 0.1 से 0.4% चाहिए रहती है। ये भी 0.1 से 0.4% तक इसकी मात्रा चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज पोषक तत्व हैं, इन खनिज पोषक तत्व के बारे में बताया गया है कि इन सब का फंक्शन क्या क्या होता है। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या होते हैं, और आप उसे वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट था वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में NPK के बारे में देख लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को देख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में। अब इसके पश्चात हम आते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्व को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। अर्थात जो 16 प्रकार के जो हमारे पोषक तत्व हैं, तो इन 16 प्रकार के पोषक तत्व को पौधे जो है ग्रहण करते हैं, तो किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे के ग्रहण करने का जो उनका रूप होता है, अब इन सब के जो कुछ को तो हमने देख लिया, कुछ का जो है अलग अलग वे है, मतलब कंपाउंड्स के रूप में उनके वो ग्रहण तो करते हैं, मगर कंपाउंड के रूप में किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है।
16 पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन। इसके पश्चात और कौन होता है? मैग्नीज, क्लोरीन, एक और छूट रहा है, मॉलिब्डेनम। हाँ यस, इट इज मॉलिब्डेनम। तो ये जितने भी हैं इन सब को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात उनको ग्रहण करने का जो रूप है वो क्या है? कार्बन को ग्रहण किया जाता है CO2, CO- और HCO3। कार्बन को ग्रहण किया जाता है CO3 2- या HCO3 के रूप में। हाइड्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? हाइड्रोजन है वाटर के रूप में, ऑक्सीजन है वाटर के रूप में। ये H2O के रूप में, ऑक्सीजन को भी वो पानी के रूप में ग्रहण करता है। नाइट्रोजन को ये NO3- या NH4+ के रूप में ग्रहण करता है। फॉस्फोरस का HPO4, H3PO4, HPO4 और PO4 3- के रूप में ग्रहण करता है। पोटेशियम के K+ के रूप में, कैल्शियम को Ca2+ के रूप में, मैग्नीशियम को भी Mg2+ के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। सल्फर को सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है SO4 2- के रूप में। आयरन को किस रूप में ग्रहण करेगा वो? Fe3+ और Fe2+ के रूप में। ये Fe3+ हो गया और Fe2+ के रूप में ग्रहण करता है। कॉपर, जिंक, कॉपर ग्रहण करता है Cu2+ के रूप में, जिंक को ग्रहण करता है Zn2+ के रूप में। Cu2+, Zn2+। बोरॉन जो है, बोरॉन को ग्रहण करता है वो HbO3 के रूप में या BO3 के रूप में या H2BO3 के रूप में। H2BO3, HbO3 या केवल BO3- इनके रूप में ग्रहण करता है। मैंगनीज ग्रहण किया जाता है Mn2+ के रूप में, Mn2+ के रूप में। क्लोरीन Cl- के रूप में, मॉलिब्डेनम को MO2+ के रूप में। ये इस प्रकार से क्या है, इन रूपों में उन्हें क्या करता है? ये ग्रहण करता है। और ये जो ग्रहण करता है तो इनमें स्टार्टिंग के जो 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको एटमॉस्फेयर से ग्रहण करता है एंड रेस्ट सभी चीज़ों को वो सॉइल से या फर्टिलाइजर जो होते हैं उनसे ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का खनिज पोषण था, मिनरल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक था, इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद में हम किन चीज़ों को देखेंगे? इसके पश्चात एग्रीकल्चर के हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक होगा हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि हम चलें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जल, वाटर पोटेंशियल, वाटर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।